अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नास, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। आज के दिन की अहम खबर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है जिसमें 15 मेंबरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की गई है, लेकिन उसमें इसराइल का नाम शामिल नहीं किया गया। जो भी रेजोल्यूशन वहाँ पेश की गई और उसके बाद पास की गई, हम इसकी पेचीदगियों पर तो बात करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल जो कल रह गया इस्तफसार करने से वो ये था कि इसराइल ने इससे पहले जितने भी अपने टारगेट मुकर्रर किए उनको हासिल किया, वो याहिया सिनवार हो या इस्माइल हनिया का टारगेट हो। उन्होंने 2024 में जितने ऑपरेशन या जितने अटैक्स किए गए इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाबी से हासिल किए गए। इस हमले में जो कतर में किया गया, बताया जा रहा है कि 6 अफराद इसमें हलाक हुए जिनमें वो शख्सियात शामिल नहीं थी जो लीड कर रही थी इन मुज़ाकरात को, और उनमें टॉप लीडरशिप ऑफ हमास थी। हमास की जानिब से ये बताया गया है कि उनके जो लीडर्स हैं वो इस हमले में बच गए हैं। तो सेठी साहब, सवाल ये उठता है कि वाकई इसराइल के टारगेट वही शख्सियात थी जिनका नाम लिया जा रहा है खलील अल हय्या। अगर वही टारगेट थे तो वो बच कैसे गए? हाँ, खलील और साथ खालिद मिशाल और बाकी उनके साथी। अब सवाल यह है कि कैसे बच गए। आज मैं इंटरनेशनल कमेंट्री सुन रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें खबर मिली। वो ये कि हमास, हिजबुल्लाह वगैरह, ये इन्हें एहसास है कि दे आर टारगेट्स। और आपने देखा कि पहले भी ईरान के अंदर किस तरीके से उन्होंने ईरान की लीडरशिप जो थी, मिलिट्री लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की लीडरशिप, उसको एलिमिनेट कैसे किया। और वैसे भी जब ये टारगेटेड किलिंग्स करते हैं तो कैसे करते हैं। ये लीडरशिप को भी उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। उनमें से एक बात आज सामने आई है कि वो होता ही है कि जब ये कोई किसी जगह पे ये मिलते हैं जो डेजिग्नेटेड होती है जगह, तो वहां जाते हैं कि अगर फलाने घर में या फलानी जगह पे मिलना है तो दे विल ऑल गो देयर। मगर मीटिंग से 15 मिनट पहले एकदम वहां से शिफ्ट करके और कुछ साथ वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं ताकि लगे ऐसे ही कि वो इसी बिल्डिंग में है, मगर वो इस बिल्डिंग में नहीं होते, वहां की कुछ साथ वाली। और वो सिलेक्ट भी ऐसे ही की जाती है वो बिल्डिंग कि उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए आपको बाहर ना निकलना पड़े। तो ये उन्होंने फॉलो किया इस दफा भी कि वहां इस घर में गए, इस बिल्डिंग में गए सारे और डिस्कस करने के लिए, और फिर जब वहां सब आ गए तो फिर वहां से शिफ्ट किया उन्होंने अंदर ही अंदर टू अ सेपरेट नेक्स्ट डोर बिल्डिंग। इसीलिए जब यहाँ अटैक आई तो दे वर नॉट, तो यहाँ सारे नहीं थे, जो लीडरशिप थी वो हट के कहीं और चली गई थी क्लोज बाय। तो इसलिए आई थिंक दिस इज हाउ दे सर्वाइव्ड। तो ये बात तो अब पता चल गई है कि दिस वाज द रीजन। बाकी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है, जो केस है खालिद मशाल का, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और उससे सबक भी बहुत से इंटरेस्टिंग निकलते हैं। वो केस ये है कि 1997 में जब खालिद नया जो नौजवान थे और नया नया इसने ज्वाइन की थी हमास, और ये जॉर्डन में बेस था, उर्दन में, और वहां इजराइल ने इसको असैसिनेट करने की कोशिश की क्योंकि ये वहां करता धरता था, जॉर्डन, हेड ऑफ जॉर्डन के अंदर जो हमास का बेस था वहां। और वो कहते ये हैं कि ये एक होटल में गए और इजराइल के 8 कमांडोज, जिनमें से 4-5 बाहर खड़े रहे, 2 अंदर गए, और जैसे ये अंदर आया तो उनमें से एक ने जाके इसके कान के करीब कोई डिवाइस पॉइजन इंजेक्ट की। अच्छा, तो ये कोमे में चला गया और वो मगर वो पकड़े गए। इसके गार्ड्स जो थे खालिद के, वो बाकी 6 तो भाग गए, ये 2 को पकड़ लिया। ये 2 को पकड़ लिया और जेल में उन्होंने इनको रख लिया। इजराइल ने बड़ी कोशिश की कि इनको किसी तरीके से निकलवा के और भगा लिया जाए, मगर उस वक्त के उर्दन के जो किंग थे, किंग हुसैन, वो ही टुक इट पर्सनली, ही टुक इट वेरी वेरी बैडली। उसने कहा ये क्या बात हुई, मेरा मुल्क है, आई एम अ सॉवरेन कंट्री, ये हमने इसको इजाजत दी हुई है टू हैव अ ऑफिस हियर, क्योंकि जॉर्डन में भी तो बहुत से पैलेस्टीनियंस है ना। तो ही टुक अ हार्ड लाइन। तो उसने कहा कि ये जो 2 हमने पकड़े हैं, हम इनको ट्राई करके वील एक्सिक्यूट देम। आप नहीं तो इसराइल को चाहिए कि हमें मेडिसिन दे, क्योंकि वो कोमे में था खालिद,
और उसको कहा कि आप इनकी मेडिसिन एंटीडोट लेके आए, नहीं तो हम केस करके इनको एक्सिक्यूट करेंगे। तो उसमें फिर उस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन था। अच्छा। बिल क्लिंटन को इन्होंने ये पैगाम दिया किंग जॉर्डन ने कि देखे ये सारी मसला हम उड़ जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द एंगर ऑफ द पीपल लाइक दिस। तो बिल क्लिंटन ने फिर उस वक्त नेतन्याहू इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला और कहा कि भाई ये आपने जो किया ये गलत किया और आप एंटीडोट दें। वो इतना सख्त प्रेशर था और इतना सख्ती के साथ जॉर्डन के किंग ने ये बात की कि बिल क्लिंटन ने फिर प्रेशर डाल के और उनका जो डिफेंस आईडीएस का जो हेड था वो फिर एंटीडोट लेके आया, वो दवाई लेके आया, इसको फिर इन्होंने वो दवाई लगाई और उसको कोमे से बाहर निकाला, वो जो पॉइजन दी थी इन्होंने। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड थी। उसके बाद क्या हुआ कि किंग जॉर्डन ने कहा नहीं अब काफी नहीं है, बाकी दो जो है वो उसी वक्त छोड़ेंगे, आपके पास जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं हमास के उनको भी आप रिलीज करें। और वहां उनके सबसे बड़ा लीडर वाज ऑलरेडी द मुफ्ती वाज ऑलरेडी इन प्रिजन, उसको भी फिर उन्होंने छुड़वाया, फिर जाके ये मामला तय हुआ। तो मतलब है कि अगर ये अरब मुल्क जो है ये हार्ड लाइन ले लें, तकड़े हो जाएं, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है, बिकॉज अमेरिका के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं यहाँ, बड़े बेसिस हैं, पैसे की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज तक तो अरब्स ने इकट्ठे होके कोई अकेले तो छोड़े, इकट्ठे होके कोई यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं किया। और अगर वो करें तो देखें आई एम श्योर उनको काफी उससे रिलीफ मिल सकती है और हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जिसको स्टडी करना चाहिए कि कैसे जॉर्डन के किंग ने बिल क्लिंटन के ऊपर प्रेशर डाला। बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू उस वक्त भी यही बंदा था, इसको वो उस वक्त यंग पॉलिटिशियन था ये, और कि इनको कैसे ये किया जाए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि कतर और सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया और ये सब लोग जो हैं दे शुड फाइंड ए कॉमन स्ट्रेटजी। आज मैं आयशा देख रहा था कि जो यूएन की आपने बात की इंट्रोडक्शन में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, बट देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो कि हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ है। सेठ साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये कि आज तक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब भी इसराइल के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती थी तो यूएस उसको बैक नहीं करता था, लेकिन आज हमने ये इंटरेस्टिंग बात देखी कि यूएस भी उसमें सिग्नेचर करने वालों में शामिल है और उसको ड्राफ्ट यूके और फ्रांस कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, लेकिन इसराइल का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। तो फिर इसके असरात क्या होंगे इस नौइयत की करारदाद के या मुजम्मती बयान के? देखिए, यूएन बिल्कुल इम्पोर्टेंट फोर्स है, और क्योंकि ये वीटो अमेरिका के पास है और वो हमेशा जब भी इजराइल की बात आती है तनकीद की तो उसको वीटो कर देता है। तो अब और बाकी मुल्कों की यही कोशिश होती है कि अच्छा चलो वीटो ना हो, कुछ ऐसा बयान बना लिया जाए जो कि पास सारे उसके ऊपर मुत्तफिक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपना इसके ऊपर व्यू इजहार किया है कि उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था जी। सो उसने तो ये अमेरिकन पोजीशन तो आ गई है, दे हैव एक्चुअली कंडेम्ड इट इन सम वे। तो अब ये जो 15 लोग थे वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के, ये उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, ये कॉम्प्रोमाइज होगी, और इसीलिए आप कह रही हैं कि बरतानिया और फ्रांस ने इसको किया। तो बरतानिया फ्रांस ने तो पता ना उनको कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अच्छा एक रेजोल्यूशन तो आया है कि जी एक स्टेट की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया, और वो लेना भी नहीं है। इजराइल का नाम कैसे ले सकते हैं वो? अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यूरोप भी नहीं करेगा। फ्रांस शायद कर ले, वो ब्रिटेन तो नहीं करेगा। इसलिए आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ये मीटिंग कॉल की थी, उसके अंदर बोले भी ये उससे पहले पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने जवाब दिया, फिर उसके बाद अल्जीरिया भी बोला, फिर पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने कोई कमेंट किया। तो मैंने सुनी है वो डिबेट, और पाकिस्तान ने बड़ी हार्ड लाइन ली है, खुल के बात की है, और बड़ी पहली दफा इतनी खुल के पाकिस्तान ने बात की। हालांकि आपको पता ही है पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े सेंसिटिव हैं, और उन्हें पता है कि अमेरिका कितना टाइड इन है विद इजराइल, बट इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब का वहां जाना और कतर जाना और वहां खड़े होकर कहना कि वी आर विद यू, और यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान डेलीगेशन ने दिया है, और उसके बाद अल्जीरिया ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। सो ये तो आई थिंक उसके साथ जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड वर्क ले हो गया था, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग।
और पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से जिस ज़ुबान में जिस अंदाज से जवाब दिया गया उसको काफ़ी दाद दी जा रही है सोशल मीडिया पर। सेठी साहब, इसी इजलास में शिरकत के लिए कतर के वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँचे हैं अमेरिका में, और वहाँ उन्होंने इजलास से खिताब भी किया और कहा है कि उनका मुल्क गज़ा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, जैसे उन्होंने कहा उनके साथ धोखा हुआ तो वो ये अमल दोबारा सालिस का किरदार या मुसालहतकार का किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो ये किरदार जारी रखेंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है? मुझे नहीं समझ आई इसकी कि वो जारी रखेंगे। आई थिंक कैसे जारी रखेंगे, कौन आएगा इनके पास? मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा टेम्परेचर को लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, बिट्रेयल, और अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था, ग्रेट बिट्रेयल है, और इसराइल अमेरिका दोनों के ऊपर। मेरा ख्याल है फिर सोचा होगा कि यार अब हम कर क्या सकते हैं, और हमें तो यही कहना चाहिए कि वी बिलीव इन द पीस एफर्ट एंड सो ऑन। मगर मेरा ख्याल है ये इस तरीके से नेगोशिएशन होगी नहीं। और ये जो बयान आया, मैं आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। क्या ये चाहते हैं कि फिर से हमास को कहे कि यहाँ आ जाएं? और इसराइल ने तो अभी बयान दिया है कि जी हम तो जहां भी होंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरा ख्याल है इसके पीछे आगे कुछ और अभी आएगा तो पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली दे मीन बाय दिस। और ये तब आएगा जब उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो जाएगी, क्योंकि ये मुतवक्के है उनकी मीटिंग। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि मजीद पिघलने के चांसेस हैं, मजीद पारा नीचे आने के चांसेस हैं? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल इट्स गोइंग टू बी सो इजी। इतना आसान नहीं होगा ये। इस वक्त बहुत गुस्सा है अरब वर्ल्ड में, और हमास सर्टनली अब कैसे वो रिस्क लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। तो इसराइल ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बड़े क्लियर कर दिए, वो तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक बंदे ने नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं वहाँ, उनके तो रिलीजियस लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ होंगे, उनके रबाई भी यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे और करेंगे। तो ये बयान मुझे फ्रैंकली आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये बाकायदा नशर हो रहा है, छप रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी, और एट द सेम टाइम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आमादा दिखाई देते हैं अपने ही मिशन पर। उन्होंने ये कहा, एक बार फिर दोहराया है कि दो रियासती हल की तरफ हम नहीं जा रहे, और फ़लस्तीनी किसी भी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। तो वो कॉन्फिडेंट है। देखना यह कि इतवार को जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड का इजलास होने जा रहा है उसका एलामिया क्या सामने आता है, इस्लामी दुनिया क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। सिट साहब, जैसे अमरीकी सोसाइटी हो रही है या पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इसी की भेंट चढ़ता एक नौजवान जिसका कत्ल इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, वो है चार्ली कर्क। उनके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये भी एक नौजवान है, टेलर रॉबिन्सन जिसका नाम बताया जा रहा है, और 22 साल इसकी उम्र है, जिसने शूट किया। उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि उसको कत्ल क्यों किया गया है। दूसरी तरफ चार्ली कर्क काफ़ी ज़्यादा वोकल थे और कदामत पसंद रहनुमा थे, नौजवान थे, और एट द सेम टाइम ये मागा तहरीक का चेहरा थे, ट्रंप के एक वफादार साथी थे। गन लॉज के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते थे, सियाफ़ाम अमरीकियों के बारे में भी बात करते थे, गज़ा और इस्लाम के ऊपर भी उनके बहुत से मुतनाज़े बयान जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन हर कोई ये क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो किसका निशाना बने और क्यों। आपके ख्याल में ये कत्ल कैसा कत्ल है? सियासी? जाहिर है सियासी कत्ल है। अमेरिका में इस किस्म के कत्ल सियासी होते हैं, मगर ऑफकोर्स अमेरिका में बड़े पागल लोग हैं और गन्स हर एक के पास हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि कंस्पिरेसी हो, मगर कभी कभी कंस्पिरेसी भी होती हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये साहब वो जो कैमराज हैं उन्होंने तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया था कि कोई 150 गज दूर एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर से एक बंदा था जो कि नजर आ रहा था कि उससे पहले भी, बिफोर द शूटिंग और शूटिंग के बाद वो फिर नजर आया कि वो भागा है वहां से और उसका वो नजर आ रहा है उसके अंदर। तो वो तो CNN ने दिखाया है। उसके बाद ये ढूंढने लग पड़े और कौन था क्या नहीं था। फिर क्लोज सर्किट कैमराज ने एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया जो कि सीढ़ियां उतर रहा है, तो मेरे ख्याल उसके बेसिस के ऊपर दे फाइनली फाउंड समबडी। अच्छा, अब सवाल ये है कि वेदर दिस इज द राइट पर्सन और नॉट, वी डोंट नो, आज तक पता चलेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है, एटलीस्ट मैंने तो यही सुना है। आजकल तो ये नहीं पता होता फेक किया और फेक किया नहीं है। तो वो कहता है कि जो बंदा हमने पकड़ा है उसके बड़े करीबी किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने उसके बारे में बताया कि इसी ने किया है। और वो ये कहना ये है कि वो उसके वालिद है
और उसके वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने किया है। अब ये खैर आजकल तो ये सारी अफवाहें चल रही हैं, हर किस्म की खबर आ रही है, तो विल वेट एंड सी। बट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज के मोटिवेशन क्या है। अच्छा, मोटिवेशन के ऊपर तो शुरू में तो एकदम जब फिगर पॉइंटिंग हुई वो इसराइल की तरफ हुई, मोसाद की तरफ हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्टर था और रहा है इसराइल का। शुरू में ही ये इल्जाम लगना शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको इसराइल ने इसको एलिमिनेट किया, और इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू एकदम, अभी बात आगे बढ़ी भी नहीं थी तो उसने आके फॉक्स के ऊपर इंटरव्यू दी, जिसके अंदर उसने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, इट इज रिडिकुलस, इट इज अब्सर्ड, हमारा तो दोस्त था वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आके उसने डिनाइल दी है। तो अब उसके बाद अब लोग बातें तो कर रहे हैं कि किस किस्म के, वो इतना एक्सट्रीम राइट विंग आदमी था और उसने हर के खिलाफ ही मुहिम चलाई हुई थी। तो अब वो जाहिर है वहाँ एक माहौल बना हुआ है कि जी इसने, ही वाज एन इस्लामोफोबिक भी था, मुसलमानों के खिलाफ भी बात करता था, गेज के खिलाफ भी बात करता था, वोक वाले सारे जो है यंग उनके खिलाफ भी बात करता था, गन्स के हक में बात करता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बेहतर बता सकती हैं कि क्या क्या इसके व्यूज थे। सो एनी वन कुड हैव डन इट, मगर वहाँ की जो राइट विंग है उसको काफी धक्का लगा है, और मुझे बड़ा डर लगा हुआ है कि वहाँ भी राइट विंग के अंदर काफी पागल किस्म के लोग हैं और गन्स भी हैं उनके पास। ये ना हो कि कोई इसकी रिवेंज किलिंग ना हो जाए किसी और की, जो कि सियासी तौर पे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो हो। तो वी शुड बी केयरफुल कि ये ना हो कि इसका कोई ब्लो बैक आए फ्रॉम द राइट और वो किसी और को टारगेट ना करे ऑन द लेफ्ट और लिबरल स्पेक्ट्रम। लेकिन सेठ साहब, इस नौयत के वाक़यात में ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हो चुका है और बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले महीने 2 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स को भी शूट किया गया था मिनीसोटा में, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। राइट विंग तरफ से ऐसा किया गया, और मई में 2 इसराइली एम्बेसी वर्कर्स को भी टारगेट किया गया था वाशिंगटन DC में लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट की तरफ से, जिसने फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगाया था, जैसे रिपोर्ट किया गया। एट द सेम टाइम हमने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये रेडिकल लेफ्ट की कारस्तानी है, ये कत्ल चार्ली कर्क का। बहरहाल उनके कातिल के अरेस्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि उस शख्स ने अपने बाप के सामने कन्फेस किया था कि वो ये कत्ल कर चुका है, जबकि उनके एक फैमिली मेंबर की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके मुहर्रिकात मजीद सामने आएंगे, डिटेल सामने आएंगी कि क्या वजह बनी, क्या मोटिवेशन थी। बहरहाल इस वक्त अमेरिका में एक लंबी बहस जारी है रेडिकल लेफ्ट रेडिकल राइट की। इसमें से दरमियानी रास्ता क्या निकलता है और आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप क्या होगा, वक्त पर मुनहसर है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मकामी सियासत की तरफ आते हैं, जिसमें एक बार फिर इमरान खान साहब अपने बयानात, अपने ट्वीट्स के साथ हलचल मचाए हुए हैं, और अब उन्होंने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ अहम अहकामात जारी किए हैं, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब को। इससे पहले उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अली अमीन गंडापुर साहब को, लेकिन उनके हवाले से कोई फ़ैसला अभी तक वो नहीं कर पाए। अलबत्ता जो कायमा कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, उनसे इस्तीफ़े तो सामने आ चुके हैं उनके मेंबर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। अब अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जाएँ और बाहमी मसाइल जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल करें। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसका जवाब दिया बड़े नरम से अल्फाज में कि उनका तो पासपोर्ट ही ब्लॉक्ड है, लेकिन इसके बावजूद अगर हुक्म होगा इमरान खान साहब का तो वो जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि इजाज़त लेकर जाएंगे बाकायदा वो अदालत की। तो सिट साहब, अफगानिस्तान जाकर अली अमीन गंडापुर साहब के बात करने से वो वाले मसाइल जिनकी तरफ इशारा इमरान खान साहब कर रहे हैं वो हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इमरान खान साहब के पास कोई हल नहीं है और ना ही गंडापुर साहब के पास कोई हल है। बहुत मसले हैं। अब बात यह है कि खान साहब कर क्या रहे हैं। खान साहब वही पुरानी अपनी लाइन ले रहे हैं कि तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनको अकोमोडेट करना चाहिए। हालांकि पहले कितनी दफ़ा ये हम कह चुके हैं कि अब 14-15 एग्रीमेंट्स तालिबान ने तोड़ी हैं। हर दफ़ा बातचीत जब करते हैं तो ये पैसे भी ले जाते हैं और फिर अपनी बात पे बैठते भी नहीं हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो ट्रांजैक्शंस नहीं करते। और इस तरीके के साथ ये मसले को हल नहीं किया जा सकता बातचीत के साथ। आपने करके देख लिया, जब आपने और जनरल फैज ने बातचीत की थी तो क्या हुआ? वही उसी का तो आजकल हम भुगत रहे हैं जो आपने वायदे किए उनके साथ कि अपनी फैमिलीज यहाँ ले आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो फैमिलीज तो ले आए, फैमिलीज को सेटल कर दिया और खुद भी आ गए और अपने हथियार भी ले आए और यहाँ आके उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो अब बात यह है कि ये तो जो आजकल वहाँ जो
दहशत गर्दी है और जिस तरीके से बहुत से एरियाज नो गो एरियाज बनते जा रहे हैं, दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरान खान स्टूपिड पॉलिसी। अच्छा, अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो जब भी कोई भी मौका मिलता है ना उनको, हाँ वो IMF हो, तालिबान हो, अमरीका, जो भी हो, वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोचते। वो सिर्फ सोचते इस तरीके से है कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की रियासत और उनकी लीडर्स को कमजोर किया जाए, कोई ऐसी क्राइसिस क्रिएट की जाए जिसके साथ फर्क ना पड़ता है उनको कि सारा मुल्क बह जाए, मगर कम से कम क्राइसिस क्रिएट की जाए ताकि ये लीडरशिप जो है ये किसी तरीके से तब्दील हो जाए। उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है तो हो जाए। ये जो सारा PTI की जो ये अप्रोच है ना, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसके साथ पहले तो उनको फायदा नहीं हुआ, उनको नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट और सख्त हो जाती है, बाकी जो लोग उनके खिलाफ है वो और तगड़े हो जाते हैं। मगर खान साहब अभी तक वही अपनी पॉलिसी लेके बैठे हुए। अब गंडापुर जो है उसको पता है कि यू कांट डू दिस। मौलाना जो है वो भी नहीं कर सकते ये मसला हल। वो भी कभी भी ले गए हैं, डेलीगेशन ले जाते हैं वहां, दे हैव नो पावर टू डू एनीथिंग। वो जिनसे वो बात करने जाते हैं उनका मौकफ ही और है, कुछ उनके इश्यूज ही कुछ और है। और वो ये नहीं देख रहे, वो अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट है। तो बात ये है कि, और गंडापुर ने ये ड्रामा जो किया है कि जी मैंने हाईकोर्ट से इजाजत ली, परफेक्ट परफेक्ट। हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं देनी और वो बैठे रहेंगे, कहेगा जी मैंने हाईकोर्ट से इजाजत लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। और भाई हाईकोर्ट का क्या ताल्लुक है इसके अंदर? वो यही कह रहा है ना कि जी मेरा पासपोर्ट जो है मुझे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला हुआ है, ये परमिशन लेनी होगी ना कि मुझे ये इजाजत दी जाए। बड़े लोग आते जाते हैं, तो आज अगर गंडापुर जाना चाहे तो वो पासपोर्ट के बगैर भी क्रॉस कर सकता है टू अफगानिस्तान। बड़े लोग आते जाते हैं। तो खान साहब तो इस किस्म की पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे हैं, और गंडापुर इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि जी मेरा तो पासपोर्ट ही इन्होंने या ले लिया है या उसको एग्जिट कंट्रोल पे मुझे रखा हुआ है, तो मैं तो अब हाई कोर्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट इसको रिलीफ नहीं देगा। तो मेरा ख्याल है ये गंडापुर विल प्ले दिस गेम। खान लगा हुआ है अपनी गेम के ऊपर, गंडापुर उसकी बात नहीं मान रहा, और उसे पता है कि जिस दिन उसने उसकी बात मानी तो उस दिन वो भी जेल में जाएगा। अच्छा सेठ साहब, आपके एनालिसिस से ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की दुखती रख क्या है, अफगानिस्तान का मामला हो, जिसके ज़ाहिर है आपने कड़ियाँ भी बताई कहाँ जाके मिलती हैं, मसले का ज़्यादा गंभीर होना कहाँ से शुरू हुआ। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को इसके अलावा भी एक हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ भी खड़े हों अली अमीन गंडापुर, और ये ऑपरेशन हर सूरत रुकना चाहिए। जबकि वफाकी हुकूमत का कहना है कि ऐसा कोई ऑपरेशन फ़िलहाल ऑन गोइंग नहीं है। अली अमीन गंडापुर से फरमाइशें या डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, और एक राय ये भी सामने आ रही है कि उनसे किसी भी वक्त इस्तीफे का मुतालबा किया जा सकता है, और नवंबर के लिए इमरान खान साहब कोई बड़ा प्लान बना के बैठे हैं जिससे वो एकदम पैरों के नीचे से कालीन खींच लेंगे इस हुकूमत को हिलाने के लिए। जी देखिए, वो समझता है इमरान के नवंबर में इश्यू फिर खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये अच्छा वक्त है इस किस्म की कोई चीज करने के लिए। और वो तो आपको पता ही है, हलीमा खान भी यही आके कहती है कि वो तो कहते हैं जी प्रोटेस्ट करो, सड़कों में निकलो, सब कुछ ये करो। और दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल इमरान खान को इस बात का एहसास है कि शायद अब जनरल फैज के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है, और शायद उसके बाद वो इमरान खान के को भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उसकी हो। तो आई थिंक ही एंटिसिपेट्स दिस। उन्हें शायद शक है कि ये होने जा रहा है, तो उससे पहले एक और कोशिश की जाए कोई बड़ा धमाका करने की। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक, और ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में उम्मीद जाग गई है कि इमरान खान साहब के पास इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव कोई कार्ड मौजूद है, क्योंकि एहतजाज के तमाम तरीके आजमा चुके हैं। तो एक और सवालिया निशान कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये सब डिस्कस करते हुए पाए गए हैं। आपने एनालिसिस जाना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बहुत से सवालात मुख्तलिफ ममालिक से, अलीना इंग्लैंड से, अहमद शुजा काबुल से कुछ जानना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल शामिल करें, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अहमद जावेद साहब का। सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। आपका एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और अमूमी तौर पे आप जो पेशेंट गोइयां करते हैं वो भी सही साबित होती है। तो उसमें मैं ये आपसे सीखना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की सिविल सर्विसेज के उनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर इंटरेक्शन करना पड़ता है मुझे ग्लोबल करंट अफेयर्स और पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के साथ। तो माशाल्लाह जो आपका इतना अच्छा एनालिसिस है, इस एक तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपका इस फील्ड में का तजुर्बा है, जो आपके माशाल्लाह 40-50 साल का तजुर्बा है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स टू दैट। तो लेकिन
ऑन द रेगुलर बेसिस आप कौन सी ऐसी रीडिंग्स हमें सजेस्ट करेंगे जो हम करते रहे ऑन रेगुलर बेसिस, पाकिस्तानी भी और फॉरेन भी, ग्लोबल भी, जिसकी वजह से हम भी एक अच्छा एनालिसिस एटलीस्ट बिल्ड कर पाएं जो ग्लोबल या करंट पाकिस्तानी इश्यूज हैं उनके ऊपर? और वो कोई भी अखबार हैं, वो कौन से जर्नल्स, वो बुक्स या फिर इवन न्यूज़ चैनल्स, वो किन चीज़ों को हम फॉलो करें कि एक स्टूडेंट लेवल पे मैं या जो भी कोई और स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या वैसे भी वो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो वो किस तरह एक अच्छा ग्राउंडेड इन रियलिटी जो हमारा पर्सपेक्टिव है या एनालिसिस है वो बिल्ड कर सके? तो काइंडली इसके बारे में जरूर गाइड कीजिएगा। क्या आप देखिए, अल्टरनेटिव मीडिया दुनिया में अब बहुत वसी होता जा रहा है। पहले वो प्रिफरी पे था और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो वही लोग सुनते पढ़ते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, लंदन टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया। बट अब इससे अलावा द रियल इंफॉर्मेशन इज नाउ ऑन द इंटरनेट। और प्रिंट मीडिया तो वो चीज़ नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक शोज चलते हैं जो कि देखने चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। रोरी स्टुअर्ट का इज अ वेरी गुड टीवी शो जो कि यूट्यूब पे आता है, वो आप देखें फॉर अ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। फॉर अन अमेरिकन पर्सपेक्टिव जाहिर है देयर आर 3 or 4 वेरी गुड वंस। एक तो जॉन बर्शाइमर, जहाँ भी आपको मौका मिले यू शुड हियर व्हाट ही हैज टू से। आप इसी तरीके के साथ देयर आर सेवरल अदर कमेंटेटर्स जो कि इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उनको भी सुनना चाहिए आपको। तो YouTube के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जज नपोलिटानो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लेके आते हैं। इंडिया के अंदर कैरावान मैगजीन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं। इसी तरीके के साथ इंडिया में एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो कि चैलेंजिंग एनालिसिस करते हैं। द वायर है, उसमें समथिंग यू शुड लुक एट। तो मतलब है कि इस किस्म की बहुत सी इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव न्यूज़ हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स में से स्कॉट रिटर है जो कि अमेरिकन पेंटागन और डिफेंस एनालिस्ट वो करता है। इसी तरीके के साथ इंडिया में सोनी साहब हैं, ही डज अ ग्रेट जॉब, प्रवीण सोनी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस है उनका। सो आई कैन नेम एंड लॉट ऑफ सच पीपल। अगर आप कहें तो फिर पूरी एक लिस्ट ही अगली दफा बना के शाया कर देंगे। बट जितना आप ज्यादा इंडिपेंडेंट ओपिनियन सुनेंगे उतना यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। ठीक, अभी एक और सवाल जुनेद वासे। नजम सेठी साहब खासे लिबरल और लिबर्टेरियन ख्यालात के मालिक हैं, जिसमें वो आज़ादियों के ऊपर यकीन रखते हैं। उनकी तमाम जो एनालिसिस होते हैं उससे हमें ये लगता है, मगर मुझे एक इनकन्सिस्टेंसी समझ नहीं आई इनके पूरे उसमें कि ये यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा जो यूक्रेन के अपने लोग जो चाहते हैं उसको साइड स्टेप करते हैं, और जो रूस चाहता है वो जो इम्पोज करना चाहता है, यूक्रेन जो कि एक आज़ाद मुल्क है उसके ऊपर इम्पोज करना चाहता है कि आप यूरोप का पार्ट नहीं हो सकते, आप नेटो का पार्ट नहीं हो सकते, आप जो हम चाहते हैं वो आप करें, क्राइमिया हमें वापस कर दें, वगैरह वगैरह जो भी उनका है। तो इसमें जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा रशिया को फेवर कर रहा होता है। और व्हाई इज दैट कि यूक्रेन को एक और मुल्क बताए कि उसको क्या करना चाहिए, किस अलायंस का पार्ट होना चाहिए, किसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये रूस और के प्रो और रूस के एंटी होने का बात नहीं है। बात ये है, आप समझे ना कि हो क्या रहा है वहाँ ये हो रहा है कि यूरोप वाया नेटो रूस को घेराव करने की कोशिश कर रहा है और रूस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अमेरिका फुली इन्वॉल्व है। तो दिस इज डाउनराइट इंटरफेरेंस। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो रूस हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी। अच्छा, अब यूक्रेन जो है इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। उसमें जो 4 हिस्से हैं ना जहाँ ये इशू बना हुआ है, दे हैव ट्रेडिशनली बीन पार्ट ऑफ रशिया, और एंड सो रशिया एक बफर जोन जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है वहाँ। और अगर ये, और आज तक तो ये प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि रशिया डिडंट फील द थ्रेट फ्रॉम नेटो। अब जब से ये यूरोपियंस ने, अमेरिकनों ने इनको पुश करके, स्पेशली द डेमोक्रेट्स फ्रॉम बिल क्लिंटन ऑनवर्ड्स, डेमोक्रेट्स ने नेटो को पुश कर करके क्लोजर टू रशिया ले जा रहे हैं। एक एक करके सबको पैसे दे के, उनके कर कुड़ के उनको साथ ले जा रहे हैं। एंड द रशियंस सी दिस एज अ डायरेक्ट थ्रेट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव टू डू दैट, राइट? तो आई थिंक
एवरी कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और ये अगर नेटो वाली इशू ना होता तो रशिया वुड नेवर हैव डन दिस। वो एक इशू रहता जब जैसे रहा है काफी अरसे से कि जी वो जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो डिस्प्यूटेड हैं या इस किस्म की बात है, बट इट वुड नेवर हैव कम टू दिस। इट हैज कम टू दिस बिकॉज रशिया फील्स अ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो। और नेटो जो है उसने वहां यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस को रिग करके एक नियो नाजी पार्टी को वहां पावर में लेके आए हैं, बिकॉज विच इज प्रो नेटो एंड प्रो अमेरिका। तो आप उसकी तारीख तो देखें। तो अब अगर आप लिबरल होंगे तो यू थिंक यू वुड सपोर्ट अ नियो नाजी पार्टी दैट हैज कम टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ रिग्ड इलेक्शंस। तो आई थिंक ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर यू कांट बी रन बाय एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। इसको रियलिज्म कहते हैं, रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। तुम्हारा ख्याल है कि जब ये अमेरिका और रूस का प्रॉब्लम बना था क्यूबा के ऊपर, याद है आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? रूस जो था उस वक्त कोल्ड वॉर की हाइट थी, क्रुश्चोव बैठा हुआ था वहां, यहाँ जॉन कैनेडी बैठा हुआ था और क्रुश्चोव उधर कैस्ट्रो बैठा हुआ था। कैस्ट्रो को अमेरिकन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक रेवोल्यूशन के जरिए चे गवारा के साथ पावर में आए थे अमेरिका के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी ये आइलैंड है, इनको फारग करो, यहाँ एंटी अमेरिकन कोई कैंप नहीं हम बनाने देंगे। रशिया वाज शिपिंग मिसाइल्स टू क्यूबा फॉर इट्स डिफेंस अगेंस्ट अमेरिका, और अमेरिका ने आके कहा नहीं हम नहीं आने देंगे, और न्यूक्लियर वॉर वाज अवर्टेड बिकॉज रशिया बैकआउट कर गया। अगर रशिया पीछे ना हटता तो कैनेडी वुड हैव गॉन टू वॉर एंड देयर वुड बीन अ न्यूक्लियर वॉर। तो कैनेडी ने उस वक्त यही किया था ना, अपने आप को अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। ही वाज रेडी टू गो टू वॉर। तो दिस इज रियल पॉलिटिक्स। इसमें प्रो और एंटी की बात नहीं होती। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक सुपर पावर जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो जब वो करता है इस किस्म की कोशिश तो जो डिफेंस में लोग फिर इकट्ठे होते हैं तो देन these things happen automatically. So it's not a question of being pro-Russia or anti-Russia or being pro-China. बात यह है कि Russia is not an imperialist power anymore. Nor is China an imperialist power. America is an imperialist power. NATO has been interfering. सारा मिडिल ईस्ट उड़ा के रख दिया इन लोगों ने। तो आप पूछ रहे हैं कि जी इनके हक में हम बात करें, सवाल कर रहे हैं। जुनैद साहब यूक्रेन के लिए थोड़ा नरम गोशा रखते थे, लेकिन सेठी साहब ने मजमूई ज़ाविया निगाह पेश किया और एक नया एंगल ऑफर किया है जो कि मजमूई मंजर कशी करता है इस सारे मामले की, जिससे समझ आ गया होगा जुनैद साहब को कि सेठी साहब का एनालिसिस ऐसा क्यों है। इसके अलावा मोहम्मद सलीम सखर से, सकलैन जाफरी ऑस्ट्रेलिया से, यासिर अली जद्दा से, अलीना अहमद शुजा, आपके सवाल बहुत काबिल गौर थे लेकिन वक्त की कमी के बायस आपसे माजरत। आइंदा के प्रोग्राम में आपके सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।